हाय एवरीवन। यूपी की काउंसलिंग के बारे में किसी ने मुझसे कमेंट किया था कि यूपी की काउंसलिंग प्रोसेस का सर थोड़ा वीडियो बना दीजिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा सा डिले हो गया हूँ, फिर भी चलिए कोशिश करता हूँ कि जल्दी कैसे कैसे अपने को अप्रोच करना है, कौन सी साइट पे जाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन या क्या करना है वो देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर आपको साइट दिख रही होगी, एड्रेस बार में आप देखेंगे तो यूपी आयुष काउंसलिंग डॉट UPSCSDC.gov.in ये इसकी साइट है। इस पे अपन सर्च करेंगे तो अपने को ये पेज खुला हुआ दिख जाएगा, जहाँ पे आपको लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिख रहा है कि यूपी आयुष 2022-23 काउंसलिंग करके। फिर यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का जो एड्रेस बार बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस लिख रखे हैं। तो एक तो ये होम हो गया, उसके बाजू में अबाउट काउंसलिंग, ब्राउज़र फॉर यूजी, ब्राउज़र फॉर पीजी, और फिर यूपी आयुष यूजी सेकेंड राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल, वो सेकेंड राउंड चल रहा होगा यूजी के लिए, और काउंसलिंग शेड्यूल फॉर पीजी लिखा हुआ है। फिर इंस्टीट्यूट पोर्टल, इंस्टीट्यूट इसको छोड़ दो, ये सब हमारे काम में। रजिस्ट्रेशन में अपने को जाना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन आयुष पीजी, रजिस्ट्रेशन आयुष यूजी, तो पीजी अपने को करना पड़ेगा। पे सिक्योरिटी फी, तो ये पे करने के लिए अपने को यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। काउंसलिंग के बारे में जानने के लिए सब यहाँ अपने को क्लिक करना पड़ेगा। मतलब बहुत ही नीट एंड क्लीन इन्होंने साइट बना दी है, जो बहुत ही अप्रोचेबल और बहुत ईजी हो गया है प्रोसेस के लिए। थोड़ा और अपन नीचे आएंगे तो ये सबसे बेस्ट पार्ट इसमें मुझे मिला है, पीजी काउंसलिंग स्टेप ऑन रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 अपलोड डॉक्यूमेंट, स्टेप 3 पे रजिस्ट्रेशन फी, स्टेप 4 पे सिक्योरिटी मनी, स्टेप 5 चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, और 6th में रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे ही पहले थोड़ा नोटिस देख लें कैसा क्या है, उसके बाद अपन उसमें वहाँ जाएंगे। तो आयुष काउंसलिंग में आएंगे तो काउंसलिंग शेड्यूल में क्लिक करेंगे अपन। ये देखिए, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये पेज खुल गया, जो कि आपने देख रखा होगा। कब से स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन, और सिक्योरिटी मनी जमा करने की डेट क्या बोल रहे हैं, 7 फरवरी 10 बजे से लेकर 11 फरवरी रात के 12 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिक्योरिटी मनी जमा कर देंगे, उसके आधार पे आपका एक स्टेट मेरिट लिस्ट बन जाएगा, जो कि 13 तारीख को शाम को 5 बजे तक अपलोड हो पाएगा साइट पे। इसी साइट पे अपलोड वो मिलेगा। 13 फरवरी को मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि कौन से रैंक पे आपका नाम आ पा रहा है। तो उसके हिसाब से आप क्या थोड़ा कैलकुलेशन कर पाएंगे ना, कि कौन सा कॉलेज ले सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, ये सब बातें। उसके बाद चॉइस फिलिंग करने का डेट क्या है, तो 14 फरवरी और 15 फरवरी, ये 2 दिन दिए गए हैं चॉइस फिलिंग करने के लिए ऑनलाइन। उसके बाद जो भी आप चॉइस फिल कर देंगे, 16 फरवरी को शाम को 5 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा कि कौन सी सीट आपको मिली या नहीं मिली उसके बारे में। उसके बाद कुछ इन्होंने सेंटर बना रखे होंगे, नोडल सेंटर्स, जहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। फोटो कॉपी तो आप अपलोड कर देंगे, तो उनका अब एक अप्रूवल चाहिए, तो उसके लिए कुछ सेंटर्स बन रखे हैं, जहाँ पे 17 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आपका रजिस्ट्रे मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जब उसमें भी आप सही पाए जाते हैं, तो जो भी आपका चॉइस फिलिंग था, जो भी आपने सीट भर रखी थी, वो आपको मिलेगा। तो उसके बेसिस पे देखिए लिखा है कि 6th पॉइंट में आवेदन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश करने की तिथि, तो आपको लेटर एक मिल जाएगा। और कब तक आप एडमिशन ले सकते हैं उस इंस्टीट्यूट में, 20 फरवरी से लेकर 23 फरवरी को शाम को 5 बजे तक एडमिशन ले पाएंगे। फिर उसके बाद अपग्रेडेशन का है, तो अपन उसकी बात अपन कभी बाद में करेंगे, फिलहाल ये इतना ही था। और ये साइट यहाँ पे लिख दिया है कि जो भी बातें होंगी इस साइट में आप अपडेट में देखते रहिएगा, तो यहाँ पे दिखता रहेगा। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, या फिर एक हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है 8858690886, इसमें आप वो कर सकते हैं, मतलब अपन कॉल भी कर सकते हैं। अब इसको मैं कट कर देता हूँ। काउंसलिंग शेड्यूल अपन देख ले, मेन चीज़ वही थी। अब स्टेप 1 जैसे रजिस्ट्रेशन लिखा है, आपको कुछ नहीं आता, आपको सिंपली इस साइट को ओपन करना है, स्टेप 1 में आना है, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला एक इंटरफेस आ जाएगा सामने में। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट कोर्स, इसको क्लिक करेंगे तो आयुष पीजी काउंसलिंग, सिंपल सी बात है। फिर रोल नंबर जो कि आपके पास होगा, एडमिट कार्ड में लिखा होगा, वो रोल नंबर डाल देना है आपको, AIAPGET वाला। और उसी में AIAPGET का एप्लीकेशन नंबर भी लिखा होगा, वो नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद आधार UID नंबर डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद कैप्चा एक यूज कर देना है, उसके बाद लॉगिन कर देंगे तो हो गया लॉगिन हमारा। फिर आप इस सेकेंड स्टेप में चले जाएंगे। अब मेरे पास ये सब डाटा नहीं है तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ।
स्टेप 2 में अपलोड डॉक्यूमेंट, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैंने आपको बताया थे, इसका एक वीडियो अपलोडेड है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बेसिकली रिक्वायर्ड रहते हैं किसी भी काउंसलिंग में, तो वो आप देख लीजिएगा, वो इसमें भी काम आ जाएगा। सेम बात यहीं पे करना है, लॉग इन करेंगे, आगे फिर बात बतला देगा क्या क्या है। चलिए एक बार मैं नोटिस देख लेता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ लिखा है क्या यहाँ पे, तो कहाँ पे अपन खोलें काउंसलिंग, कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में, चलो यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा है मुझे। जियो रिगार्डिंग पीजी काउंसलिंग, गवर्नमेंट ऑर्डर रिगार्डिंग पीजी काउंसलिंग लिखा है। नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो इसको चलिए क्लिक करके देख लेते हैं क्या यहाँ पे कुछ खास बातें हैं या फिर ऐसे ही है। एक पीडीएफ फाइल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में, ये हो रहा है बस। तो ये गवर्नमेंट का एक ऑर्डर होगा कुछ कि आप काउंसलिंग करा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आया होगा, तो वही है, ये देखिए, ऑनलाइन कराने तो नीति निर्धारण के संबंध में काउंसलिंग के लिए शेड्यूल निकला होगा, जो भी नोटिसेस हैं, तो ये हमारे कोई खास काम का नहीं है। ये यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट में अर्हता इलिजिबिलिटी लिखा है कि जिनको आप लोगों को डाउट लग रहा होगा कि हम भरे ना भरे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में क्या लिखा है, अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 50%, ठीक है, ये एलिजिबल है। अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, इनके लिए 40%। दिव्यांग जो है उनमें दिव्यांग में अनारक्षित के लिए है 45%, और दिव्यांग में आरक्षित श्रेणी के अगर होंगे, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी के होंगे, तो 40%। ठीक, ये इलिजिबल हैं। इसके अलावा लिख दिया है कि इन फ्यूचर अगर कोई उपरोक्त अर्हता में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग NCISM ने अगर कोई चेंजेस करता है, तो उसके अनुसार फिर वो अप्रूव्ड रहेगा। पर फिलहाल यही है कि मिनिमम 50% फॉर जनरल कैटेगरी और 40% फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेबसाइट पर निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु पंजीकरण, वो सब ठीक है, वो सब जाने दीजिए। ये तो आपको पता ही है कि 85% सीटें स्टेट कोटे से भरी जाएंगी, 15% तो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू भरा जा रहा है, तो उसमें कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कुछ लिखा है क्या, इन एलिजिबल क्या क्या है वो लिखा है यहाँ पे, तो इन एलिजिबिलिटी को क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों या अनुत्तीर्ण हो, मतलब या तो पहले से पीजी कर रहे हो, वो एलिजिबल नहीं है। अनुत्तीर्ण हो मतलब फेल हो गए हो AIAPET, वो भी एलिजिबल नहीं है। वे राजकीय आयुष मेडिकल कॉलेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, ये सब में मतलब ना तो गवर्नमेंट में ना तो प्राइवेट में किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। फिर तीसरा, सेकेंड पॉइंट, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अनिवार्य इंटर्नशिप आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक पूर्ण न हुई हो, तो इंटर्नशिप जिनका कंप्लीट ना हुआ वो भी एलिजिबल नहीं है। राजकीय क्षेत्र के आयुष कॉलेजों हेतु अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के संबंधित चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत नहीं, ये भी इनएलिजिबल हैं। पंजीकृत होना चाहिए वहाँ पे ना, ऐसा है। फिर ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी द्वारा प्रथम, द्वितीय, मॉपअप तथा स्टे वैकेंसी चक्र में, मतलब कहने का ये है कि जो AA CCC जिनको इन एलिजिबल कर देगा, वो भी स्टेट काउंसलिंग में इन एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक, फिर अभिलेखों का सत्यापन, ये देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वही बेसिक हैं, हाई स्कूल या समकक्ष निवास, क्योंकि वहाँ का डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन, फिर आरक्षण अगर आरक्षित श्रेणी से है तो उसका सर्टिफिकेट, फिर जो उत्तर प्रदेश का चिकित्सा बोर्ड है वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर AIAPGT का स्कोर कार्ड, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा भौतिक सत्यापन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, मतलब कि फिजिकली, मतलब इसको असली में जो देखेंगे इसके लिए क्या क्या लगेगा, तो भौतिक सत्यापन कहाँ पे होगा, ये देखिए, अर्हता से संबंधित अभिलेखों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही काउंसलिंग केंद्र राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय तुलसीदास मार्ग लखनऊ में होगा, RAC लखनऊ में होगा, एवं आवंटित आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के समय कराई जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख मूल रूप में, मतलब ओरिजिनल और स्वप्रमाणित एक एक छाया प्रति और उसका एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगेगा। क्या क्या है, तो एक स्कोर कार्ड AIAPGT का एडमिट कार्ड, ऑनलाइन पंजीकरण का प्रिंट आउट, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करा रहेंगे उसका, फिर 10वीं 12वीं जो उसका भी इसका सर्टिफिकेट लगेगा, फिर UG का पूरा आपका रिजल्ट लगेगा, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगेगा, फोटो कॉपी जो उसी नेगेटिव से बनी हो जो AIAPGT हेतु ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया था, मतलब एक फोटो आपको लगेगा जो आपने एडमिट कार्ड में लगाया था उस समय फोटो, वही।
फिर निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र। अगर रिजर्वेशन वाले रहेंगे तो उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, तो जो अधिकारी का रहेगा उसका। और हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। पंजीकरण शुल्क, ये क्या है ये भी देख लेते हैं जल्दी से। यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। सभी चक्रों, मतलब जितने भी राउंड्स हैं उसके लिए, की काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के रूप में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए शुल्क 1500 रुपये है। मतलब एसटी और एससी के लिए 1500 रजिस्ट्रेशन फ़ी है, और जनरल कैटेगरी और ओबीसी वालों के लिए 2000 रुपये, जिसमें ईडब्ल्यूएस भी आएंगे, है ना, 2000 रुपीज़ हैं। अभ्यर्थी को सभी चक्रों की काउंसलिंग के लिए मात्र एक बार ही पंजीकरण शुल्क, मतलब ये जो फीस है वो हर राउंड के लिए एप्लीकेबल रहेगा। एक बार फीस भरना है और जितने राउंड है उसमें भी आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस है वो रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल फी है। फिर धरोहर राशि, मतलब कि सिक्योरिटी मनी जो जमा करना है, उसके बारे में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। पंजीकरण कराते समय अभ्यर्थी को ऑनलाइन माध्यम से धरोहर धनराशि भी जमा करना अनिवार्य होगा, मतलब ये भी कंपलसरी ही है। यदि अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित नहीं होती है और वह अग्रिम चक्र में पुनः प्रतिभाग करना चाहता है या प्रथम चक्र में प्रवेश के उपरांत द्वितीय चक्र में पुनर्आवंटन करना चाहता है, तो उसे पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब कि ये भी एक ही बार जमा करना है, बार बार जमा नहीं करना पड़ेगा। धरोहर राशि कितनी है वो भी देख लेते हैं, चलिए। राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों में सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को सिक्योरिटी मनी 20,000 रुपये, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में 20,000 रुपये, और निजी क्षेत्र में मतलब प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 50,000 रुपये जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी राजकीय और निजी दोनों प्रकार के आयुष महाविद्यालय हेतु काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है तो उसको कुल 50,000 रुपये जमा करना है। मतलब कि अगर वो चाह रहा है कि मैं गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट करूं, प्राइवेट में भी करूं, तो टोटल 50,000 ही बस उसको देने हैं। ऐसा नहीं करना है कि 50 + 20, ऐसा नहीं करना है। गवर्नमेंट वाले में करना है तो 20, प्राइवेट वाले में करना है तो 50। और अगर उसको डाउट लग रहा है कि मुझे मिलेगा नहीं गवर्नमेंट में, क्या करूं, दोनों में पार्टिसिपेशन कर लूं, तो ऐसे कंडीशन में टोटल 50,000 ही बस आपको जमा करना है। अब यहाँ पे कुछ कुछ काउंसलिंग के लिए लिख रखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए अच्छे से। प्रथम या द्वितीय या मॉप अप या स्ट्रे वैकेंसी चक्र में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि प्रवेश नहीं लेता है, किंतु यदि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी से अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसे शिक्षण शुल्क तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जाएगी। ऐसा बोल रहे हैं कि अगर प्रथम में या सेकेंड में या फिर और सेकेंड राउंड, आगे के राउंड्स में यदि प्रवेश नहीं लेता है, किसी भी राउंड में आपने काउंसलिंग मतलब पार्टिसिपेशन को किया पर आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया और AA CCC से आपको कोई सीट मिल गई है, तो उस दशा में जो भी आपका फीस रहेगा उसमें से 1,000 रुपये काट कर पैसा पूरा वापस कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी मनी वो पूरा वापस कर दिया जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी यदि प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के उपरांत कॉलेज या विषय में प्रवेश नहीं लेते हैं, प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग में दिए गए वरीयता विकल्प के आधार पर यदि किसी अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड होती है तो उसको पूर्व आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जाएगी तथा उस अभ्यर्थी को अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश लेना होगा एवं पूर्व में आवंटित सीट पर अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मल बेसिक रूल है। तो ये बेसिक रूल्स हैं जिस कंडीशन में आपको पैसा वापस मिलेगा और नहीं मिलेगा। मान लो आपको नहीं लेना है त्याग पत्र दिए जाने के संबंध में, मतलब आपको एडमिशन नहीं लेना है तो कैसे करें, तो प्रथम एवं द्वितीय चक्र से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश के उपरांत द्वितीय या मॉप अप चक्र की काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग के 48 घंटे पूर्व, उदाहरण स्वरूप यदि चॉइस फिलिंग दिनांक 24 को प्रातः 10 बजे प्रारंभ होनी है तो अभ्यर्थी को 22 को प्रातः 9:59 बजे अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो उसका शिक्षण शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
ठीक है, मतलब 24 आवर्स 48 आवर्स पहले अगर आप सीट से त्याग पत्र मतलब रेजिग्नेशन दे देते हैं या फिर सीट छोड़ देते हैं तो आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे, केवल 1,000 रुपये छोड़कर। वो क्वेश्चन में वो काट लिया जाएगा, ऐसा बोला, बस 1,000 रुपये आपका कट जाएगा। ये कुछ बेसिक रूल हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। इसके अलावा भी कोई और बात होगी तो मुझे बताइएगा, तो मैं उसको पढ़कर और समझा दूंगा आपको। फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंटली यही कुछ पॉइंट्स थे, और आगे जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।